नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी अहम खबरें। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स और सबसे पहले बात करेंगे पीएम के अमेरिका दौरे की। आज का दिन काफी अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं। बैठक से ठीक पहले जो बाइडेन ने ट्वीट करके कहा है कि वो भारत के साथ मजबूत रिश्तों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कोरोना से लेकर क्लाइमेट चेंज तक के मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बाइडेन की आमने सामने मुलाकात पीएम मोदी से हो रही है और इसके कुछ देर बाद ही वॉशिंगटन में पीएम मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से क्वाड की बैठक में मुलाकात करेंगे। और इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से भी मुलाकात की, जो यादगार बन गई है। पीएम मोदी ने तीनों को ही अलग अलग और बेहद खास तोहफे दिए। कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम के लिए पीएम मोदी से मुलाकात यादगार बन गई। पीएम मोदी ने तीनों को ही अलग अलग और बेहद खास तोहफे दिए हैं। ये वो तोहफे थे जिसकी वजह से पीएम के संसदीय क्षेत्र गुलाबी मीनाकारी का डंका विदेशों में भी बोलने लगा। गुलाबी मीनाकारी की कला का इस्तेमाल प्राचीन काल में राजे रजवाड़ों के मुकुट, छत्र, कपड़ों, गहनों और चांदी के बर्तनों पर किया जाता था। शानदार बारीकी, मनमोहक रंगों और सुंदर डिजाइन के कारण बनारस की मीनाकारी की अपनी विशेष पहचान है। माना जाता है कि मीनाकारी की यह कला 17वीं शताब्दी में बनारस आई। पीएम ने कमला हैरिस को इसी खास गुलाबी मीनाकारी से सजी एक शतरंज तोहफे में दी। इसका हर एक मोहरा भी खास मीनाकारी की कला से सजाया गया। लेकिन कमला हैरिस के लिए इससे भी खास तोहफा वो नोटिफिकेशन साबित हुए जो पीएम ने उन्हें एक और तोहफे के रूप में भेंट किया, क्योंकि इसने कमला हैरिस को न सिर्फ अपने भारतीय कनेक्शन बल्कि अपने नाना की भी याद दिला दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। दोनों देश रीजनल सिक्योरिटी के लिए बने महत्वपूर्ण ग्रुप क्वाड के सदस्य हैं। मोदी और मॉरिसन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों के साथ आपसी संबंध मजबूत करने पर भी जोर दिया। अपनी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी ने स्कॉट मॉरिसन को यादगार गुलाबी मीनाकारी के शिल्प से सजा चांदी का जहाज तोहफे में दिया। इस जहाज की खासियत इसका मोड़नुमा आकार है। मुलाकात के सिलसिले में पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात खास रही। भारत और जापान को करीब लाने में बौद्ध धर्म का बड़ा योगदान रहा। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम को चंदन की लकड़ी से बनी गौतम बुद्ध की एक मूर्ति तोहफे में दी। इसमें भी शिल्प कला की खासियत नजर आती है। इसको खास तौर पर जयपुर में तैयार किया गया है। जी हां, तो ये बेहद मुलाकात इस वक्त भी जारी है। अमेरिका की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठीक पहले की ही तरह प्रधानमंत्री की यहां पर गर्मजोशी से लोग स्वागत भी कर रहे हैं और खास करके जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं यहां पर मौजूद। लेकिन सबकी नज़र तो उस बैठक पर है जो प्रधानमंत्री की जो बाइडेन के साथ है, क्योंकि ये पहली मुलाकात है। पिछले सरकार में काफ़ी दोस्ती तगड़ी थी प्रधानमंत्री मोदी की और प्रेसिडेंट ट्रंप की, लेकिन अब यहाँ पर सत्ता बदलने के बाद ये पहली मुलाकात हो रही है नए राष्ट्रपति से और इसीलिए दुनिया की नज़र। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। दुनिया में जो एक बड़ी घटना घटी पिछले दिनों हमने देखा, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, अमेरिका की यहाँ से वापसी हुई अमेरिकी सैनिकों की, और उसके बाद के जो हालात पैदा हुए हैं, आतंकवाद को लेकर के जो नजरिया बना है और पैदा हुआ है, तो इन सब के बीच में अब जब ये मुलाकात हो रही है जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो ये इससे खलबली भी है उस पूरे गलियारे में जहां से आतंकवाद पैदा होता है। वो पाकिस्तान से लेकर के तालिबान तक में हड़कंप है, क्योंकि ये दोनों नेता जब मिलेंगे तो क्या निकल कर आएगा, कौन सी रणनीति निकल करके आएगी। और यहां तो क्वाड की बैठक में दुनिया के और तमाम दिग्गज देशों से भी के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें से फिर क्या निकल के आएगा। लेकिन सबसे अहम इस वक्त की ये बैठक है जब दोनों नेता को आप देख रहे हैं। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी दोनों के बीच जो बातचीत में क्या निकल कर आएगा, कौन सी नई रणनीति आएगी, ये इस पर नजर सबकी है। और खलबली आतंकिस्तान में भी मची हुई है इसको लेकर के, बैठक को लेकर के, कि कहीं ऐसा कोई कदम उठे। और ये माना जा रहा है कि रणनीतियां तो बन रही हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसके संकेत पिछले दिनों में दिए हैं और दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होंगे, ये भी जो बाइडेन ने इस मुलाकात से पहले ट्वीट के जरिए साफ कर दिया है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको यह भी बताएं कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। शुभम कुमार ने सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2020 में टॉप किया है। इसके बाद जागृति अवस्थी ने दूसरा और अंकिता जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा में कुल 761 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है, जिनमें से 545 पुरुष और 216 महिलाएं शामिल हैं। टॉपर शुभम कुमार आईआईटी बॉम्बे से बीटेक है। जागृति अवस्थी ओवरऑल सेकेंड रैंक हासिल करने वाली महिला उम्मीदवारों में टॉपर हैं। इसके अलावा भी देखिए जो यूपी के वो कैंडिडेट जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनके भी नाम। रुड़की की सदफ चौधरी, प्रयागराज के अभिषेक शुक्ला को 50वीं रैंक मिली है। लखनऊ के विधु शेखर को 54वीं रैंक हासिल हुई है। शिवाली दीक्षित ने भी कामयाबी हासिल की है, तो सदफ ने भी। और बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है। आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने पढ़ाई की है बीटेक की, और इसके बाद अब टॉप किया है। और ये यूपी के वो चेहरे जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। रुड़की भी यूपी और उत्तराखंड के वो चेहरे। आगरा की रहने वाली है थर्ड टॉपर अंकिता आगरा की रहने वाली है। और जो तस्वीरों में देख रहे हैं आप, टॉपर जश्न भी मनाते हुए रिजल्ट के बाद वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कामयाबी हासिल की है देश के सबसे बड़े इम्तिहान में, प्रशासनिक सेवा के एग्जाम में। और अंकिता की बहन को भी कामयाबी मिली है। वैशाली को 21वीं रैंक मिली है। अंकिता थर्ड रैंकर हैं, आगरा की रहने वाली है ये बहनें। ये भी देखिए, एक घर में दो बहनों ने कामयाबी हासिल की है। दोनों को आईएएस, क्योंकि थर्ड रैंक और 21वीं रैंक दोनों को ही आईएएस मिलेगा। मुमकिन है आईएफएस अगर ऑप्ट किया हो तो वो भी मिलेगा। शिवाली दीक्षित ने 66वीं रैंक, रुड़की की सदफ चौधरी को भी 23वीं रैंक मिली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं। यूपीएससी के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और जो कामयाब हुए हैं उनकी तस्वीरें और नाम। रैंक 23 हासिल की है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, पर इस बार मैंने थोड़ी और मेहनत की और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। और मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, पूरे ही खानदान के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। मैं 2 साल से इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी। घर रह के खुद से स्टडी करती थी 8 से 10 घंटे डेली। और मुझे उम्मीद थी कि अच्छी रैंक आनी चाहिए, पर ऑल इंडिया रैंक 23 तो मैंने भी नहीं सोचा था। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया। यूपी की सदफ चौधरी की ये खुशी आप देख रहे हैं, पूरे खानदान के लिए बेहद ही फख्र की बात है। और ऊपर वाले का शुक्र कि ये कामयाबी मिली है। तो रुड़की की सदफ चौधरी की बातें आप सुन रहे थे। जाहिर है वाकई ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है और इसके लिए बहुत मेहनत भी करनी होती है, और तब जाकर ये कामयाबी हासिल हो पाती है। और जब ये कामयाबी मिली है तो खुशी भी चेहरों पर दिखाई दे रही है, चाहे सदफ हो या फिर ये तमाम कैंडिडेट जो कामयाब हुए हैं। टॉप ऑफिसर्स बनेंगे, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और तमाम सर्विसेज के लिए। एंड रिजल्ट के बाद विश्वास नहीं हो रहा था। एंड किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो पहला रैंक ला सकते हैं या ला सकती है। सो बहुत अच्छा लगा। रिजल्ट देखा तब क्या उम्मीद की थी इस तरीके से, और अभी आगे का क्या प्लान है? बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैं चाह रहा था किसी तरह मैं लिस्ट में आ जाऊं एंड आईएएस या आईपीएस मिल जाए। आगे का प्लान ये है कि जो भी जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं अपने फुल कैपेबिलिटी और जो भी कैपेसिटी है मेरा उसका मैं फुल यूटिलाइज करके मैं अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल से मैं काम कर पाऊँ। यूपीएससी रैंक फर्स्ट आना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि पूरे कंट्री का एग्जाम होता है, बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं। आपने जब रिजल्ट देखा तब ये रिजल्ट देखने के बाद फीलिंग्स कैसे थे, आपका रिएक्शन क्या था? मैं वापस से देखा, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मेरा रोल नंबर चेक करिए, तो आई कुड नॉट बिलीव इट श्योरली। एंड खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं अचीव कर पाया।
प्रिपरेशन कैसा रहा है आपका? कब से प्रिपरेशन की शुरुआत की थी और पूरा जो जर्नी है अभी तक का किस तरीके से रहा? प्रिपरेशन 2018 से मैंने शुरुआत की थी एंड सारे जो भी इमोशंस हैं, फियर, एक हर प्री से पहले मुझे फियर होता था कि मैं इस बार प्री क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। हर मेन से पहले ये डर लगता था कि मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं। सो वो प्रिपरेशन काफ़ी अप्स एंड डाउन से मैं गुजरा एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स का कांस्टेंट सपोर्ट रहा। पढ़ाई किस तरीके से की, किन चीज़ों पे कैसे फोकस किया? क्योंकि अभी आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब करते वक्त पढ़ाई करना, यूपीएससी की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कैसे किस तरीके से किया मैनेजमेंट? पूरे प्रिपरेशन में आई ऑलवेज हैड अ वेरी गुड प्लान। कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है एंड क्या क्या पढ़ना है, सारा मेरे पास रहता था। एंड मेरे सोर्सेज जो भी होते थे वो काफ़ी लिमिटेड होते थे। मैं कुछ सोर्सेज पे ही फोकस करता था, फिर मैं उसे बार बार पढ़ता था। और तैयारी के दौरान ये काफ़ी ऑब्वियस है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बट आई ऑलवेज सेल्फ एनालाइज माई सेल्फ कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना मैं कवर किया हूँ। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स मेरा तैयारी हमेशा वो ट्रैक पे रहा एंड रुक रहे अगली खबर का। आज के दिल्ली के रोहिणी जिले के रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर गैंग वॉर की वारदात को आज दिन दहाड़े भरी अदालत में अंजाम दिया गया। आज दोपहर कुख्यात बदमाश जितेंद्र उर्फ गोगी को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस पेशी ही के दौरान वकील की ड्रेस पहने हुए दो लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में स्पेशल सेल की तरफ से भी गोलियां चलाई गई और जिसमें दोनों हमलावरों की मौत हो गई। इस तरह वारदात में गैंगस्टर गोगी समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जितेंद्र को 2020 में गिरफ्तार किया था। काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने उसे गुरुग्राम से अन्य 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त उस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था, मगर आज भरी अदालत में उस पर गोगी गैंग ने हमला कर दिया, मार डाला, लेकिन उस गैंग के 2 लोग भी मारे गए पुलिस के जवाबी फायरिंग में। जब आज ये मामला हमारी कोर्ट नंबर 207 के अंदर ये घटना हुई है, जिसमें चलती हुई कोर्ट में अपराधियों ने वकील की ड्रेस में पहुंचकर और वहां पर गोलीबारी की, जिसमें एक कुख्यात अपराधी जो भी था उसको गोली लगी और वहां पर हमारी एक महिला एडवोकेट साथी को भी गोली लगी है। जिसमें मैं ये बताना चाहूँगा, ये सुरक्षा में चूक का बहुत ही बड़ा मामला है कि अगर कोर्ट के अंदर हमारा जज, हमारे जज साहब, हमारे वकील सुरक्षित नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा इस देश में सुरक्षा व्यवस्था पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। बच्चे के साथ मस्जिद में रेप, मौलवी पर लग रहा रेप